हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम इस पार्ट में करेंगे एंड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। सो फर्स्ट डेफिनेशन है गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल को हम लोग रेपुटेशन भी बोल सकते हैं या कस्टमर की लॉयल्टी भी बोल सकते हैं, कि जिसकी वजह से कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या एक पर्टिकुलर शॉप पर जब बार बार शॉपिंग करने जाता है या सेम प्रोडक्ट को बार बार परचेज करता है तो वो उसकी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर प्रोडक्ट की रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन या शॉप की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यही होती है गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होता है। इंटेंजिबल का मीन्स जिसको हम देख और छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। गुडविल की वजह से फर्म की, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। की पॉइंट्स: गुडविल कब अराइज होती है? जब ब्रांड की वैल्यू अच्छी हो या फिर कस्टमर ब्रांड के ऊपर खूब ट्रस्ट करते हो। सेकंड पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन परचेज्ड, नॉट इंटरनली जनरेटेड। मींस ये इंटरनली जनरेट नहीं होती है एंड ये अपीयर करती है असेट साइड में, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में कहाँ पे रहेगी? असेट साइड में रहेगी। टाइप्स ऑफ गुडविल: सो देयर आर टू टाइप्स। परचेज्ड, जब गुडविल कोई बिजनेस बाय करता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक्स में तो उसको कहते हैं परचेज्ड गुडविल। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ओवर द टाइम बिल्ट होती है। मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कई समय से मार्केट में है और उसकी सर्विसेज लोगों को पसंद आ रही है, इसकी वजह से वो वहां पे बार बार जा रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से वो वहां पर जा रहे हैं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू वैल्यूएशन डिफिकल्टी। इस तरह की गुडविल का वैल्यूएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये इंटरनली जनरेटेड होती है, इसीलिए इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? वो वाले सारे रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है सो दैट वो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके। मींस वो वाले सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन में मशीन्स हो गई या फिर व्हीकल्स हो गए, ये सब क्या रहेंगे? फर्म के लिए असेट्स रहेंगे। असेट्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी: करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। करंट असेट्स वो वाले असेट्स जिनको एक साल में हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट असेट्स कहलाते हैं। वेयर इज वो वाले असेट्स जो रीसेल के लिए नहीं होते हैं या फिर जिनको ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है, फिक्स्ड असेट्स होते हैं। करंट असेट्स के एग्जांपल कैश, डेटर, स्टॉक्स और बिल्स रिसीवेबल। वेयर इज नॉन करंट असेट्स के एग्जांपल हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इनका क्वेश्चन आपसे डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, करंट असेट्स वर्सेस नॉन करंट असेट्स या फिर फिक्स्ड असेट्स की इनमें डिफरेंस बताइए, 2 या 3 डिफरेंस बताने रहते हैं। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो वो वाले असेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं टेंजिबल असेट, और वो वाले सारे असेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनटेंजिबल असेट। जैसे अभी हम लोग गुडविल की डेफिनेशन देख कर आए, वो एक इनटेंजिबल असेट है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ पर एग्जांपल है मशीन, व्हीकल, बिल्डिंग, एंड यहाँ पर है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट या फिर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको डे टू डे बेसिस पे यूज किया जाता है ऑपरेशंस में। वेयर एज नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जो कि इसेंशियल नहीं होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल मशीन, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट और जो वेकेंट लैंड उनके पास में रखी हुई है वो। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? किसी भी फर्म की ऑब्लिगेशंस होती है जो उसको जरूरी मस्ट होता है उसको पे ऑफ करना, इट मस्ट बी पेड ऑफ। टाइप्स इन द सिमिलर मैनर, जैसे असेट्स हैं वैसे ही इसमें भी है करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कौन सी होगी? जिनको एक साल के अंदर पे करना है। नॉन करंट जो एक साल के बाद में भी पे की जा सकती है। करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेयर इज नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। इनको एक साल के अंदर पे करना जरूरी नहीं होता है, ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास में रहती है। बेस्ड ऑन सोर्सेज, फर्स्ट इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू ओनर, मींस ओनर ने अपनी खुद की कैपिटल को यहां पर लगाया है तो ओनर्स कैपिटल यहां पर रहेगी तो इसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अगर ओनर ने लोन लेके या क्रेडिटर से पैसा लिया है या गुड्स उसने परचेज करी है तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो वाली लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर्स को पे ऑफ करनी रहती है। बेस्ड ऑन नेचर, फिक्स्ड लाइबिलिटी, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मींस जो कि एक लॉन्ग टाइम के बाद में पेएबल उसको कंपलसरी होता है पे करना, दैट इज लाइक एग्जांपल
डिबेंचर्स, वेयर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर इवेंट्स, मींस ये सर्टेन नहीं होती है लेकिन डिपेंड करती है फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई गारंटीज हमने देके रखी है या कोई कोर्ट केस में पेंडिंग है और उसका आउटकम जो आएगा उसके बेसिस पे लायबिलिटीज जनरेट हो सकती है। शोन एज नोट्स टू अकाउंट, और इनको कहां पे शो किया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में इनको शो किया जाता है। नेक्स्ट, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सो नेटवर्थ इज द ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस आफ्टर ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। तो बिजनेस के ओनर का अपनी जितनी भी उसने पूंजी बनाई है उसमें से अगर सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाए तो जो बचेगा वो उसकी नेटवर्थ रहेगी। पॉइंट्स इसके, शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर नेटवर्थ ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, वो ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे, एक्सपांशन अच्छा कर पाएंगे। इंक्रीजेज विथ प्रॉफिट एंड डिक्रीजेज विथ लॉसेज और ड्रॉइंग्स। अगर ओनर कंटिन्यूस बेसिस पे फर्म से ड्रॉइंग कर रहा है तो नेटवर्थ कम होती जाएगी, फर्म में अगर लॉस हो रहे हैं तो भी नेटवर्थ कम होगी, एंड अगर कंटिन्यूस बेसिस पे फर्म प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो नेटवर्थ इंक्रीज होगी। रिप्रेजेंट्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ओनर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है प्लस जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया है, मींस जो प्रॉफिट उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट, रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये क्या रहता है, जो नॉर्मल टोटल अमाउंट हमारे पास में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई चीज बेची तो जो भी अमाउंट बेचने के बाद में हमको मिला है वो क्या रहेगा, हमारा रेवेन्यू रहेगा। इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न एंड नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। सो ये हम लोग जब एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस देखा था तब भी ये आया था, आगे भी आएगा कि रेवेन्यू हम लोग तभी नोट करते हैं, मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जब ये अर्न किया जाता है। कैश का रिसीव होना रेवेन्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जब तक सर्विसेज कंप्लीटली रेंडर नहीं की गई हो तब तक उन सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसको हम लोग रेवेन्यू नहीं मान सकते। नेक्स्ट, रिपोर्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये आपको आगे जाके काम में आएगा 6-7 चैप्टर में। इनकम, इनकम क्या होती है, इट इज द बेनिफिट अर्न बाय द बिजनेस विच इंक्लूड रेवेन्यू एंड गेन्स। इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू प्लस अदर गेन्स लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। इनकम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अर्निंग फ्रॉम नॉर्मल बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज। तो रेवेन्यू में हमने जब बात करी थी तो वहां पर हमने सिर्फ नॉर्मल बिजनेस की बात करी थी, लेकिन जब इनकम की बात करते हैं तो इसमें अदर एक्टिविटीज भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का बेस कोर बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटी है उनकी कि वो लैपटॉप सेल करते हैं। सो यहाँ से अगर सिर्फ यहीं से प्रॉफिट उसका आ रहा है तो इट विल बी रेवेन्यू। एंड अगर लैपटॉप के साथ में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मीन स्क्रैप कोई था वो भी बेच दिया तो जो टोटल पैसा आया, टोटल अमाउंट जो उनके पास में आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। एंड सिर्फ लैपटॉप से जो हुआ है उसको रेवेन्यू बोलेंगे। सो इनकम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, रेवेन्यू इनकम के कंपेरिजन में एक छोटा सा नैरो कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉफिट एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस, मींस टोटल इनकम में से अगर आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट। ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज ओनर्स कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द बिजनेस, कोई फर्म अगर कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसकी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये शो होता है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट, लॉस। सो लॉस क्या होता है, टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल इनकम को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। लॉस की वजह से ओनर की जो कैपिटल है वो कम होती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस बेसिस पे लॉस जनरेट कर रही है तो ये उसकी इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है और बिजनेस के लिए ये एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। इसको डेबिट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस के फॉर्म में, इनकम वर्सेज लॉस, स्टेट एनी 4 और 5 डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड लॉस। सो ये आपकी सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर ये दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं, बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। सॉरी, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, मींस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे उनको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको फर्म के बेसिस पे या फिर जो बिजनेस एंटिटी है उसके पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ओनर ने जो भी पैसा जो भी कैपिटल फर्म में लगाई है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है, और
ये लाइबिलिटी बिजनेस को पूरी करनी रहती है, पे ऑफ करनी रहती है टू द ओनर, एंड दिस इज द रीजन कैपिटल को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर आर रिकॉर्डेड एज ड्राइंग, नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस. मींस अगर कोई ओनर फर्म में से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है, तो उसको ड्राइंग्स कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा. एंड मे बी इस ड्राइंग के ऊपर फर्म ओनर को इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस. मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रू वैल्यू हमको तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड मेंटेनिंग प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. सो बिजनेस एंटिटी अगर अलग से रहेगी तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाएंगे. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट. सो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, अगर उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर पाए तो ही उनकी रिकॉर्डिंग हो पाएगी. तो सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी हम लोग कर रहे हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी होता है. नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय की इफिशियंसी हो गई, ब्रांड रेपुटेशन हो गया, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो गया, इनको हम लोग फॉर्म में अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. मॉनेटरी मेजरमेंट्स की वजह से यूनिफॉर्मिटी आती है, और वो वाले सारे ट्रांजेक्शंस जिनको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे. A limitation is that important qualitative information is ignored. Means यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता अगर तो ये मनी के टर्म्स में हम लोग इसको मेजर कर पाते, लेकिन वो नहीं है. सो इसके लिए क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को इग्नोर किया जाता है. यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं फर्स्ट ये बिजनेस एंटिटी वाले से, मनी कॉन्सेप्ट से. तो टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे इसमें, और सभी से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स. Assets are recorded at as their historical or original cost, not market value. तो कॉस्ट जो भी रहती है, जो असेट्स हमारे पास में रहते हैं, उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू के ऊपर. हो सकता है फॉर एग्जांपल आपके पास जो मोबाइल है, वो मोबाइल की आज आपने परचेस किया, एंड ड्यू टू सम रीजंस से जीएसटी का इंक्रीमेंट हो जाए कुछ तो भी, और उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए. सो आपने वो मोबाइल लिया 10,000 का, एंड ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस उसका प्राइस 12 के हो जाए. सो आप उसको 12 के पे रजिस्टर नहीं करेंगे, आप उसको 10 के पर ही रजिस्टर करेंगे, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट. कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट. मींस कोई भी असेट को लेकर आने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टैक्सेस हो गया, रिपेयर्स अगर कुछ हो रही है तो वो हो गया, सारे एक्सपेंसेस. और ये जब डिप्रिशिएशन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें ये वहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और मशीन की कॉस्ट के साथ में इसको इंक्लूड किया जाता है. असेट वैल्यू रिमेन्स एट कॉस्ट माइनस डिप्रिशिएशन. मींस असेट की वैल्यू अगर हम लोग असेट को कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर यूज करते जा रहे हैं, जैसे y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, तो असेट की वैल्यू में से हम लोग डिप्रिशिएशन को माइनस करते जाएंगे तो हमको एक्चुअल वैल्यू मशीन की मालूम चलती रहेगी. एंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड अवॉइड्स मैनिपुलेशन ऑफ असेट्स वैल्यू. और इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे असेट की वैल्यू हमको ट्रू वैल्यू हमारे असेट की हमको मालूम रहती है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है. गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एंड असेट्स को डिप्रिशिएट किया जाएगा ओवर देयर यूजफुल लाइफ अज्यूमिंग कंटिन्यूड ऑपरेशन. मींस यूजफुल लाइफ मींस कि हो सकता, जैसे कारों का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो कार के लिए यूजफुल लाइफ जो गवर्नमेंट बताती है वो 15 ईयर्स रहता है. तो 15 साल तक हम लोग उसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज करेंगे. अलोज प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. तो गोइंग ऑन कंसर्न के कॉन्सेप्ट की वजह से ही कई सारी चीजों का ट्रीटमेंट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हम लोग एडवांस में पे करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये एक असेट भी होता है. तो इनको हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, इनको तभी ट्रीट कर पाएंगे जब बिजनेस एंटिटी लॉन्ग टर्म में काम कर रही हो. नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी. द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर. मींस हर साल हम लोग अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करेंगे. एवरी ईयर सेम प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड, एक ही तरह के अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाएगा. इनेबल्स कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर डिफरेंट पीरियड्स. हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है. एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड अलोंग विद इट्स इफेक्ट. अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई नई पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड उसका इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा कि उसके एप्लीकेबल करने से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं. देन एंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो इसकी वजह से जो रिपोर्टिंग होती है वो कैसी होती है, एक तो स्टेबल रहती है और एक उसके ऊपर रिलायबिलिटी, उस पर भरोसा किया जा सकता है. कन्वेंशंस ऑफ
कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, follow the rule, anticipate no profit but provide for all probable losses। मीन्स व्हाट, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है तो वो कोई भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट करके नहीं चलेगी, वो अज्यूम करके नहीं चलेगी, लेकिन सारे लॉसेस को अज्यूम किया जाता है, उनको लेकर चला जाता है कि हो सकता है ये लॉस हो जाए, लेकिन इन दिस केस हम लोग प्रॉफिट को ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं? डाउटफुल डेट्स, और इनको रिकॉर्ड किया जाता है कि हो सकता है आपने आपके किसी फ्रेंड को 500 रुपीज दिए हो, तो आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो मुझे इंटरेस्ट के साथ में 600 रुपीज दे देगा एक महीने बाद में। यहाँ पर आप 100 रुपीज के प्रॉफिट का अजम्पशन लेकर नहीं चल सकते हैं, वेरेज आप ये अजम्पशन लेके चल सकते हैं, आप ये सोच के चल सकते हैं आपका लॉस हो सकता है, मे बी वो 500 में से आपको सिर्फ 300 रुपए दें, देन यू विल क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 200 रुपीज एज ए डाउटफुल डेट। एक्सपेक्टेड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंटिल दे आर रियलाइज्ड। तो ये 100 रुपीज का जो इंटरेस्ट है ये आप इसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब ये आपके हाथ में आ जाए, जब तक ये आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ओवर एस्टिमेशन नहीं हो पाता है एंड फर्म एक्चुअल प्रॉफिट ही रिप्रेजेंट करती है। ensure that financial statement present a realistic and cautious view। so जब ये चीज फॉलो होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? रियलिस्टिक एंड कॉशियस व्यू रिप्रेजेंट करती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपका रेवेन्यू जो है एंड जितने भी आपका, जैसे इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक्सपेंसेस मस्ट बी मेड विथ रेवेन्यू, आपका एक्सपेंसेस किसके बराबर होना चाहिए? रेवेन्यू। फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड मींस एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये मैचिंग का कॉन्सेप्ट वर्केबल होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है? कैलकुलेशन एक्यूरेट होता है। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, रेंट मस्ट मैच द रेवेन्यू। तो जितना हमने खर्चा किया है वो हमारे रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस, और अगर कोई प्रॉफिट है जो अलग अलग टाइम पे जनरेट हुआ है तो उसकी वजह से जो टाइमिंग डिफरेंस का जो इशू क्रिएट होता है, काउंटिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फुल डिस्क्लोजर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी डिस्क्लोज की जानी चाहिए सो दैट जितने भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग की पॉलिसीज, कंटेंजेंट लायबिलिटीज, चेंज इन मेथड्स एंड नोट्स टू अकाउंट। कंटेंजेंट लायबिलिटी मींस आपने कोई वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना के रख दिया है कि अगर फैक्ट्री में कोई लॉस हो गया, किसी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो गया या फिर किसी के हाथ पैर का बॉडी का कोई नुकसान हो गया, तो सच लायबिलिटीज का अगर आपने कुछ प्रोविजन बना के रखा है तो उसको पूरा डिस्क्लोज करना रहेगा। आप मेथड्स चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग की तो वो आपको वो मेंशन करना रहेगा। इससे ये हेल्प होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिलायबिलिटी बनी रहती है, एंड देन डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, एंड कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस। मींस जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे होगी? किसी एविडेंस के बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल, कोई इनवॉइस, रिसिप्ट या वाउचर, कुछ ना कुछ एविडेंस हमारे पास में जरूर होना चाहिए, और इससे ये बेनिफिट होगा कि कोई पर्सनल बायस को रिमूव किया जा सकता है एंड सब्जेक्टिव जजमेंट को भी हटाया जा सकता है। इससे एक्यूरेसी इनहेंस होगी, डिपेंडेबिलिटी एंड फेयरनेस आएगी बिजनेस के अंदर, एंड प्रमोटर्स में ट्रस्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये लाइन आपको याद रखना है, when they are earned or incurred, not when cash is received or paid। ये हम लोग पहले भी देख के आए हैं कि एक्रूअल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो जनरेट होता है, ना कि जब हमारे पास में कैश आता है। दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये हो सकता है कि किसी ने हमको, जैसे स्कूल्स का एग्जांपल ले लें, आप जुलाई में फीस कंप्लीटली आपने पे कर दी, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन है, आपका जो स्टडी का टाइम है वो कब तक रहता है? मार्च तक रहता है। तो आपने जब तक पूरा सर्विसेज ले नहीं लिया है तब तक उसको रेवेन्यू जनरेट या रेवेन्यू उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न इवन इफ मनी इज रिसीव्ड लेटर। तो इनकम जनरेट मान ली जाती है लेकिन वो कभी बाद में भी रिसीव हुआ हो। बट एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड इवन इफ पेमेंट इज मेड लेटर। सो इनकम और सॉरी इनकम और एक्सपेंसेस के केस में जब वो इनकर होंगे तब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो पेमेंट हमने बाद में रिसीव किया हो या पेमेंट हमने बाद में
किया हो, लेकिन रेवेन्यू की बात हम लोग अलग से कर रहे हैं। एंश्योर्स प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और इन दो चीजों को फॉलो करके हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली मैच हो पाएंगे। गिव्स अ ट्रू व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ से सही सही प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। एंड यूज्ड ऑल फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बना के रखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, विद की पॉइंट्स एंड न्यूमोनिक्स, आप उसको इजीली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअल कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, एंड दोनों जो इम्पैक्ट रहेंगे दो शुड बी इक्वल, मींस डेबिट और क्रेडिट ये दोनों क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। इफ दीज आर नॉट इक्वल मे बी देन देर आर सम एरर वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, एंड अगर ये इक्वल है देन ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है। forms the foundation of double entry accounting, every transaction affect the accounting equation, तो accounting equation क्या होती है, assets must be equal to और assets are equals to liabilities plus capital, ये बुक कीपिंग में हमारी हेल्प करते हैं। एंड कोई भी ऐसी एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे जिससे सिर्फ वन साइडेड इफेक्ट हो, ऑलवेज डबल साइडेड एंट्री ही, टू साइडेड एंट्री ही पास करेंगे जिससे दोनों तरफ के डेबिट और क्रेडिट दोनों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली जब आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड बराबर होगा देन ओनली आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है वो बैलेंस्ड रहेगा और वो एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट सम गाइडलाइंस जो ICAI ने बताई हैं। आप इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे इनके फुल फॉर्म पूछे जाएं एग्जामिनेशन में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स बताते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को किस तरह से या किस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज किस तरह से करना है, और इससे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस की जा सकती है। व्हेन जब सारे रूल्स रेगुलेशन सेम रहेंगे तो फिर अकाउंटिंग की जो मेथड है वो भी सेम हो जाएगी। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये अकाउंटिंग की पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करता है, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नीड क्या है या इनकी इंपोर्टेंस क्या है, यूनिफॉर्मिटी आती है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को पूरे इंडिया में या जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इनको फॉलो कर रहे हैं सभी जगह इसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सारे सेम रूल्स फॉलो करेंगे। कंपेरेटिबिलिटी, अकाउंटिंग अगर सेम रहेगी तो ओवर द ईयर्स, अक्रॉस द ईयर हम लोग इनको कंपेयर कर पाएंगे, ये रिलायबल होते हैं, इस पे विश्वास किया जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स, क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स सबका ट्रस्ट रहता है इसके ऊपर। ट्रांसपेरेंसी रहती है, मीन्स कोई धोखाधड़ी होने का, कोई मैनिपुलेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग को ये इंश्योर करता है। क्लियरिटी, हर एक चीज के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वहां पर क्लैरिटी रहती है कि किस ट्रांजेक्शन को, किस इम्पैक्ट को, जैसे डिप्रिशिएशन हो गया तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो इन सबके रूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। लीगल कंप्लायंसेस, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंपनीज को फॉलो करना रहता है। इफ नॉट दे मे हैव टू फेस सम लीगल कंप्लायंसेस, उनके अगेंस्ट में कुछ केसेस भी किए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे या शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट होगी, एंड उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मींस प्रमोटर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचा पाएगा इफ दे आर फॉलोइंग दीज रूल्स, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज इट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे भी हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेकंड चैप्टर का वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगा। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।